नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार की भेंट की। तो वहीं आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के 3 दिवसीय प्रवास के समापन के पश्चात दिल्ली लौट रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मुलाकात की। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि हेलीपैड परिसर में हुई इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और विकास योजनाओं पर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पारंपरिक धरोहरों को संजोने के लिए राज्य सरकार अब और अधिक गंभीर होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि प्रदेश के सांस्कृतिक राज्य मंत्री मधु भट्ट ने इंडिया वॉइस से विशेष बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि लोक कलाकारों और उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए विभाग लगातार कई बड़े कदम उठा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। उत्तराखंड संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री मधु भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अभी संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री और लगातार कई सारे कार्य इन्होंने ऐसे किए हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं, हरेला का पर्व भी आने वाला है और काफ़ी सारे कार्यक्रम भाजपा के शुरू हो गए, किस तरीके से? देखिए, उत्तराखंड का बहुत ही जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो लोक पर्व है हरेला महापर्व, और संस्कृति साहित्य कला परिषद की तरफ से मैं हमेशा से पिछले वर्ष भी हमने बहुत बृहद स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर हमने इस लोक पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया था और मुझे बहुत बड़ा इसमें अच्छा रिस्पांस मिला कि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं थी, उनके साथ मिलकर मैंने तुंगनाथ से सोमनाथ तक की यात्रा भी निकाली और जितने हमारे मठ मंदिर हैं उनमें हमने जो वृक्ष हैं, जो बेलपत्री का वृक्ष होता है, रुद्राक्ष का पौधा होता है, वो हमने बांटे भी और वो लगाए भी। ये साथ में मंदिरों में लगाए, मठों पे लगाए और अनेकों जो फलदार वृक्ष थे, अभी मैं कहूँ स्वयं मैं कहूँ कि कई ऐसे जो वृक्ष जो हमने पिछले साल लगाए वो इस साल फल भी देने लग गए। तो ऐसे उद्यान विभाग से हमने ऐसी कई प्रजातियां हैं, उनके हमको मिले भी। गमलों में भी आप लगा सकते हैं। तो बृहद अभियान इसको चलाया और इस बार भी हरेला पर्व, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, उसके तहत हमने इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम को भी कर रही हूँ। और आगामी जो अभी हरेला पर्व आने वाला है 16 तारीख से आएगा, उससे पूर्व भी हम लोग लगातार जो है हरियाली और जो वृक्षारोपण है वो कर ही रहे हैं। साथ में हमारे बहुत सारे लोक पर्व जो हमारे त्यौहार हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेले हैं जो मेलों का आयोजन पूरे उत्तराखंड देवभूमि ही मेलों पे आधारित कौथिक होते हैं यहाँ, और वहीं पे उन्होंने कैंप कार्यालय लगाया। ये बहुत बड़ी बात है कि देखो, मानवीय संवेदनाएं एक माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के अंदर है और उन्होंने जब उस तरीके से जब सुरक्षित उन मजदूरों को निकाला गया तो हमने बहुत महापर्व के रूप में इगास को महापर्व हमने सीएम आवास में मनाया और उसके बाद हमने सिलक्यारा जो नाटक जो हमने वो बनाया और उसको बहुत लोगों ने सराहा। अभी भी मैं देखती हूँ बहुत सारे अन्य राज्यों में भी वो नाटक किया जा रहा है, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं कि जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लगातार एक से एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी आपने कहा यूसीसी लागू करना, पहला ये राज्य बना, इसमें हमने सख्त धर्मांतरण कानून हम लेकर आए, दंगा विरोधी कानून हम लेकर आए, महिलाओं के लिए 33% 36 आरक्षण हम लेकर आए, चाहे महिला समूह को लेकर होगा, हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जहाँ पे महिलाओं को प्राथमिकता न दी गई हो। तो बहुत बड़ा, क्योंकि आने वाले समय में ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में जो है अगला दशक जो है उत्तराखंड और भी आगे जो आने वाली जो योजनाएं वो और अधिक कामयाब होंगी। जिस प्रकार से अभी उन्होंने जो लागू की है उसकी भी एक इतिहास बना है, आगे भी इतिहास रचेंगे जी। तो ये थी हमारे साथ संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में लोक
कलाकार हैं, जो संस्कृति विभाग से जो रिलेटेड जितने भी कलाकार हैं, उनको लेकर हम बड़े कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसे बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में राजस्व एवं सिंचाई विभाग की गतिमान योजनाओं की समीक्षा बैठक की। तो वहीं आपको बताते चले कि बैठक में प्रमुख सचिव, सचिव सिंचाई, सचिव राजस्व सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल प्रबंधन, पुनर्वास के साथ साथ तमाम विकास कार्यों पर भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय मोहन सिंह रावत की धर्मपत्नी मुन्नी रावत के घर देहरादून प्रशासन पहुंचा और जहां पर पेंशन से जुड़ी समस्या से समाधान हेतु प्रशासनिक टीम ने भी मौके पर जाकर सभी जरूरी दस्तावेज एकत्रित किए। तो वहीं आपको बताते चले कि एडीएम जय भारत के नेतृत्व में टीम ने मुन्नी रावत से मुलाकात कर समस्या को विस्तार से जाना। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोकतंत्र सेनानियों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जल्द पेंशन संबंधित सभी धारकों को उनकी समस्या का समाधान मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में श्री नागा बाबा मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 26वीं विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। तो वहीं आपको बताते चले कि शोभा यात्रा के दौरान शामिल भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन के माध्यम से पूरे नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अरविंद ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि यह 26वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि नागा बाबा मंदिर में आरती के उपरांत यह शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाता है, जो नगर से भ्रमण करने के बाद पुनः मंदिर परिसर में पहुंचती है। तो वहीं जहां आरती एवं प्रसाद वितरण के बाद इसका समापन किया जाता है। उन्होंने अतिरिक्त जानकारी देते हुए यह भी बताया कि शोभा यात्रा का शुभारंभ 3 जुलाई 1999 को स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद मेहरोत्रा के अगुवाई में हुआ था और जो कि आज भी लगातार निरंतर जारी है। ये हमारी 26वीं शोभा यात्रा है और श्री नागा मंदिर से प्रारंभ होकर समस्त रामनगर के नगरों में घूमते हुए समापन भी नागा मंदिर में होता है। उसके बाद साथ फिर यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है। उत्साह बहुत होता है, हर साल होता है। सब दिल खोल के खूब मेहनत करते हैं। 1 महीना पहले से हम लोग तैयारियां चालू करते हैं। अरविंद भैया, सद्दू भैया और बहुत सारे लोग, जितने मैं नाम भी नहीं गिना सकती, इतने लोग सब अपने मन लगा के हम लोग की यात्रा में सम्मिलित होते हैं और खूब मेहनत करते हैं। दिन रात की मेहनत होती है। 3 जुलाई सन 1999 में हमारी यात्रा चालू हुई थी। डॉक्टर प्रमोद मेहरोत्रा जी ने और यहाँ के स्वामी जी ने, जो नागा बाबा मंदिर के स्वामी जी थे, एकादशी महाराज, हाँ एकादशी महाराज, तो उन्होंने दोनों लोगों ने मिलके रथ यात्रा चालू करने का निर्णय करा था, जो हर साल निकलती है और हम लोग हज़ारों लोग की संख्या में यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। हरिद्वार में पिछले दिनों बीजेपी नेत्री के द्वारा अपनी ही बेटी का यौन उत्पीड़न करवाने का मामला सुर्खियों में रहा और इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि जब कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि मुख्य आरोपी को जेल में सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और यह सरकार के सहयोग से संभव नहीं है। इस पर भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि जेल मैनुअल अपने नियमों के अनुसार चलता है और किसको कितनी छूट या फिर क्या सुविधा देनी है, यह जेल मैनुअल के हिसाब से ही तय होता है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही है। किसी भी प्रकार से जो ये बात कांग्रेस की महिला अध्यक्ष उठा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है। सरकार का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। सरकार का अगर हाथ होता तो निश्चित तौर पे उसको बचाने का प्रयास किया जाता, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार से बचाव का कार्य नहीं किया है। और थोड़ा अगर पढ़ लिख लेती कांग्रेस तो आज पता नहीं उसका स्तर कहाँ होता। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जेल प्रशासन द्वारा
जो भी वहां पर आरोपी होते हैं उनको अपने परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फोन के माध्यम से बात करने की इजाजत हफ्ते में और महीने में दी जाती है। तो वो उसी कार्यवाही के तहत बात करने की इजाजत दी गई है। क्या ज्योति रौतेला जी ये बताएंगी कि क्या वो किसी भाजपा के नेता से बात कर रही थी या किसी भाजपा के नेता उसको बचाव पर कराने का कार्य कर रहे थे? इस प्रकार का कोई भी कार्यवाही सामने नहीं आई है। वो अपने परिवारजनों से बात कर रही थी। उसका इतना ज्यादा आडंबर रच देना और बेबुनियादी बातें करना पूरी तरीके से निराधार है। देखिए, लगातार भाजपा की सरकार ये दावे करते आई है कि वो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो देती भी आई है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हरिद्वार में हुई जहाँ पे उस घटना ने ना सिर्फ एक माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया, उसने रिश्तों में विश्वास को कम करने का काम भी किया। लेकिन कल एक अनोखी घटना हुई कि अनामिका शर्मा जो भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करवाया, उनको शराब पिलाई, आज वो 5 जून को जेल में गई और उनकी कुछ फ़ोटो और एक ऑडियो जेल के अंदर से हमारे पास आया है और उसमें वो अपने परिवार से 10 मिनट लगातार बात कर रही है। वो ऑडियो मैं भी आपको रिलीज़ करूँगी। साथ ही उनको योगा दिवस पे सम्मानित किया जाता है। उनका एक फ़ोटो योगा दिवस का जेल के अंदर का ये आया है। जो महिला 5 जून को अरेस्ट हुई है एक गंभीर मामले में, अपनी बेटी के साथ रेप करवाने के मामले में, उनको उस महिला को, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई है, तो उनको जेल में ये सुविधाएं दी जा रही है कि वो अपने केस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। उनको मोबाइल की सुविधा दी जा रही है, वो अपने घर में बात कर रही है और घर में नहीं और जगह भी वो बात कर रही होगी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका से है, जहां पर नगर पालिका अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। आपको बताते चले कि इस बार नगर पालिका शहर में फैले कूड़े को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। नगर निगम के अधिशासी अधिकारी कूड़े के ढेर को जल्द ही निस्तारण का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि कूड़े की साफ सफाई तो होनी दूर, बल्कि नगर पालिका के द्वारा कूड़े पर और कूड़ा डाला जा रहा है। नगर पालिका पर कोई भी कर्मचारी और अधिकारी यहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस कूड़े की समस्या को लेकर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के द्वारा कहा गया कि वैसे ये समस्या नगर पालिका बोर्ड की ओर से अधिकारियों की होती है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसका निस्तारण किस तरह से हो, और सरकार लगातार कर रही है कि एक अच्छी योजनाएं बनाई जाए और उसके लिए पैसे को भी जो है रिलीज किया जाता है, योजनाएं बन जाती हैं, मगर क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए, ऐसा तो ये व्यवस्था है नगर पालिका बोर्ड की या नगर पालिका के अधिकारियों की होती है। सरकार द्वारा तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो कूड़ा आखिर में इकट्ठा किया जाता है उसका निस्तारण किस तरह से हो, और सरकार लगातार कह रही है कि आप एक अच्छी योजनाएं बनाएं और उसके लिए पैसे की कोई परेशानी नहीं। पर योजनाएं बन जाती हैं, पैसा भी आ जाता है, तो क्रियान्वयन नहीं होता। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर आ रही है। तो ये नगर पालिका बोर्ड का काम है कि जब मशीनें लग गई, जमीन अलॉट हो गई और तो उसका क्रियान्वयन भी करा जाए, तो ये तो एक तो संकल्प लेना पड़ेगा, इच्छा शक्ति जाहिर करनी पड़ेगी। बस मात्र ये कहने से कि हमने कूड़ा इकट्ठा कर लिया और उसका निस्तारण ना हो तो काम अधूरा रह जाता। अब खबर रुड़की से है, जहां चंद्रशेखर चौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जो है उनके द्वारा पुतला छीन लिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पुतले छीनने को लेकर छीना झपटी भी हुई, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने से पहले कांग्रेसियों से पुतले को छीन लिया गया। दरअसल कांग्रेस महानगर राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शहर के होटलों में चल रहे देह व्यापार के साथ साथ वैश्यवृत्ति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन करने पहुंचे थे, और जिसके चलते पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ही पुलिस ने धक्का मुक्की के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुतले को छीन लिया गया। और वहीं आपको बताते चले कि अभी फिलहाल परिस्थितियां सामान्य हैं। क्या है, किसका क्या है और क्यों क्या है? आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया।
हालांकि पुलिस द्वारा बलपूर्वक हमसे पुतले का अधिकांश हिस्सा छीन लिया गया। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सरकार रुड़की में चल रहे अवैध तय व्यापार, कैसीनो, जुआ, सट्टा, स्मैक उन्हें रोकने में इच्छुक नहीं है, भ्रष्टाचार को रोकने का इच्छुक नहीं है। रुड़की की जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। क्या पुलिस ने बल प्रयोग किया है आपके बिल्कुल खिलाफ? किया। क्या किया उन्होंने? पुलिस पुतला छीन के लेगी। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बताता है साफ कि यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर है, यहाँ पुलिस का फेलियर है। यहाँ रुड़की की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बाहर की टीम आई रुड़की में और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों होटलों में ये नंगा नाच हो रहा? क्यों ये समाज को दूषित किया जा रहा? अब खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर के बिड़ला स्कूल के पास हाल ही में हुई गोलीकांड के सनसनी वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। तो आपको बताते चले कि मामले में मुख्य आरोपी सहित 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और जिनकी तलाश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि मामले पर एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फायरिंग 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी। कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और जो कि एक हिंसक घटना में तब्दील हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी देवल चोट क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि फायरिंग में प्रयुक्त असला के साथ साथ पुलिस ने काफी संख्या में सामग्री को बरामद किया है और इस घटना में शहर में दहशत का माहौल बन गया है। तो वहीं एसपी सिटी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि शहर में अराजकता और गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 23 तारीख की शाम को एक गोली चलने की सूचना थी, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल दाखिल किया गया। एक व्यक्ति की कमर और घुटने में गोली लगी थी। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू की गई। तुरंत उसके बाद तहरीर मिलने पर इस पर एफआईआर भी दर्ज हुई और इसमें टीमें गठित हुई, जिसमें कि हमारे एक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की टीम थी, हमारे एसओजी इंचार्ज संजीत राठौर और एसएसआई और हमारे चौकी इंचार्ज ने भी इसमें अपना योगदान दिया। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त इसमें जो रोहित मंडोला है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस मिला। पूर्व में इनके आपराधिक इतिहास निकला है क्या? कुछ स्थिति और कितने अभी फरार? देखिए, 7 हमने अरेस्ट कर लिए हैं। इसमें 5 लोगों की संलिप्तता और सामने आ रही है। इनके खिलाफ जैसे साक्ष्य मिलेंगे, सबूत जुटाकर इनको भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। गैंगों की लड़ाई थी, गैंगवार कुछ था कि पहले भी कोई लड़ाई पूर्व में इनके? देखिए, ये गुटबाजी है। इनके आपस में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, जो कि 23 तारीख की रात को इसने एक बड़ा रूप ले लिया। पुलिस की तरफ से स्पष्ट मैसेज है कि इस तरह की अगर कोई भी दुस्साहस करता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस तरह के लोगों को जो भी सपोर्ट या प्रोत्साहन या अन्य मदद करता है, तो उसके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ मेला 2025 को लेकर आज हरिद्वार के मेला कंट्रोल भवन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब 5 राज्यों के अधिकारियों के बीच इंटर स्टेट बैठक हुई और जिसमें कि आपको बताते चले कि बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन के द्वारा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि आज की बैठक में कांवड़ मेले को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए आसपास के राज्यों के अधिकारियों के बीच आवश्यक समन्वय के लिए विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने आने वाले कांवड़ियों से अपील भी की है, जिन वस्तुएं जैसे कि हॉकी, बेसबॉल बैट जैसे वस्तुएं ना लाएं, तो वहीं डीजे और कावड़ की साइज ज्यादा ना हो और जिससे मार्ग में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो वहीं आपको बताते चले कि बड़े डीजे वालों को भी इस बार पुलिस की ओर से सख्ती के आदेश दिए गए हैं। मैं पुनः आप सबों के माध्यम से कावड़ियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो एक ये धर्म एवं आस्था का पर्व होता है और उसी आस्था से ये इस कांवड़ यात्रा में आए। कांवड़ जो सावन का महीना होता है, बहुत ही पुण्य का मास है, इसमें आए अपनी आस्था से और पूरी आस्था के साथ वो अपना
कार्य करें और हम सब उनका स्वागत करते हैं और ये कोशिश हमारी रहेगी कि वो सकुशल अपना कार्य संपन्न करें। सर, कावड़ में क्या चीज पे प्रतिबंध है और वो आप क्या अपील करना चाहते हो जो कावड़ में वो ना लाए जिसमें कोई व्यवस्था? जैसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि उस तरह के जैसे बेसबॉल, डंडे, बैट्स, ये सब साथ में लेके ना आए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहती है। थैंक यू। पहलगांव जैसी घटना अभी हाल ही में हुई है और ये कावड़ मेला बहुत बड़ी संख्या में कावड़िया कितना सेंसिटिव है, उसको लेकर किस तरह के प्रबंध? नहीं, उसके बारे में भी बहुत विस्तृत से विचार विमर्श हुआ और सभी एजेंसीज अपने आपस में समन्वय के साथ उस पर कार्य कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर सर किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? दुकानों पे किस तरह के नाम, तो प्रोप्राइटर के नाम? देखिए, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी कंप्लायंस सबको करने की आवश्यकता है। क्या सर सुरक्षा को लेकर भी विशेष तैयार किया? हाँ, सभी दृष्टिकोणों से सभी बिंदुओं पर जो आवश्यक है उस पर विस्तृत विचार करेंगे। जी, वो भी यातायात व्यवस्था पे भी विस्तृत चर्चा हो गई है और यूपी के साथ जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स होने हैं, जो होल्डिंग एरियाज हैं, कहाँ से किस तरह से यातायात किन किन तिथियों में भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, उसकी डिटेल्ड प्लानिंग हो गई है और कब तक हम नॉर्मल रूट चलेगा, किस तारीख से यातायात पे थोड़े से पाबंदियां लगेंगी और आखिरी जो 3-4 दिन रश के रहते हैं डाक कावड़ के, उसके लिए किन रूट्स की क्या तैयारी रहेगी, उसकी बहुत माइक्रो लेवल पे चर्चा हमारी हो गई है। हमारे जो अधिकारी हैं वो सीमावर्ती राज्यों से लगातार समन्वय बैठक करके और हमारे संयुक्त जो चेक पोस्ट हैं उन पे दोनों राज्यों के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे इन सब व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना की समीक्षा बैठक ली और जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले कि बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, रेशम विभाग, सेवा योजना विभाग के साथ साथ सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित रहे और जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इन विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है और जब तक ये विभाग अनुपस्थिति का ठोस कारण नहीं बताते तब तक इनका योजनाबद्ध बजट भी जारी नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी भदौरिया ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जिला योजना के अंतर्गत मिलने वाले धन का उपयोग केवल जनहितकारी और परिणाम आधारित योजनाओं पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अपने विभागों से कम एक नई और सार्थक योजना प्रस्तावित करें ताकि जिले में विकास कार्यों को मजबूती मिल सके। बैठक भी करी जिसमें कि 4 विभाग हमारे जो यहाँ उपस्थित नहीं थे उनके स्पष्टीकरण भी तलब किया और ये भी कहा है कि जब तक ये अपना इसका औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक इनके पैसे को रिलीज नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो बाकी विभाग है उनकी भी डिटेल समीक्षा की गई जिसमें उनको बताया गया है कि जो हमारे ज़िला पे जो टॉपअप अमाउंट की तरह से ये योजना है, जो हमारी ज़िला की अपनी एक लोकल ज़रूरत है उसके अनुसार से इन योजनाओं को बनाया जाए। इसमें नवाचारी जो हमारी पहल है उसको ज़रूर इंक्लूड किया जाए और ऐसी योजनाओं को रखा जाए जो कि इसी वर्ष कंप्लीट भी हो सके। 31 मार्च के पहले हमारा उसको ग्राउंड पे उसका धरातल पर वो उतरना भी सुनिश्चित हो सके। और इसके अतिरिक्त जो हमारी जैसे स्कूलों की सर्विसेज हैं इन सबको और पर्यटन, स्पेशली पर्यटन को भी काफ़ी परिव्यय यहाँ पे स्वीकृत किया गया है लगभग 6 करोड़ का। तो उसमें ऐसी कुछ योजनाएं होनी चाहिए जो लोगों की लाइफ में एक्चुअली डिफरेंस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।